हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है ग्रेविटी के बारे में, और इससे पहले हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक रिंग के लिए या एक हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है अलग अलग कंडीशनों में, ठीक है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर की, यानी अब हम सॉलिड स्फीयर लेंगे और सॉलिड स्फीयर के टर्म में या इसके रिस्पेक्ट में हम अलग अलग कंडीशन रखेंगे, और उन अलग अलग कंडीशनों पे हम क्या चेक कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, होता है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छी बात है, क्योंकि ग्रेविटी में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर मतलब एक ऐसा स्फीयर, कैसा स्फीयर मतलब सीधा सीधा स्फीयर जिसके अंदर पार्टिकल हर जगह मौजूद है ना। ये एक ठोस गोला है, इसमें पार्टिकल क्या है, हर जगह है। पहला वाला क्या था, खाली था, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे था, साइड में मास थे। इसमें कहाँ है, बीच, आरी, बगली, ऊपर, नीचे, हर जगह है ना। एवरीवेयर क्या है, मास है। एक ऐसा बॉल, जैसे सपोज कर लो कि पहले वाला जो था हॉलो स्फीयर जिसको बोल रहे हो, जैसे सपोज कर लो बॉल, रबड़ की बॉल आती है, तो रबड़ की बॉल में रबड़ जो होता है साइड साइड होता है, बीच में क्या होती है, खाली होती है। लेकिन लोहे की बॉल आ गई तब क्या होता है, तो पूरा अंदर से भी भरा होता है। तो अगर अंदर से भी भर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड, और खाली है अंदर से तो खोखला, दैट मीन्स हॉलो। क्लियर है। अब कह रहा है अलग अलग कंडीशन, अलग अलग कंडीशन मतलब जैसे मैं सबसे पहले एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये जो हॉलो स्फीयर है इसका मास है m और रेडियस है r, ठीक है। हम इसके सेंटर पे, कहाँ पे हैं, इसके सेंटर पे, ये रहा सेंटर इसका। अब इसके सेंटर से इसका रेडियस क्या है, r, मैंने नहीं बोला, पहले ही दे दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से तीन कंडीशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि सपोज करेंगे कि मान लो एक पॉइंट है a, वो कहाँ है, पहले आउटसाइड है, कहाँ है, आउटसाइड। तो इस आउटसाइड पॉइंट ए पे इस m मास के कारण किसी यूनिट मास पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, r, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सर, ग्रेविटेशनल फील्ड है, समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, ये है पॉइंट a, ठीक है। इस पॉइंट पे सबसे पहले मैं देखूंगा कि जब ये पॉइंट जो है कहाँ है, इस स्फीयर के बाहर है, तो इस पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न होगा एंड कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उत्पन्न होगा, ये जानना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं एज्यूम करूंगा कि ये जो ए पॉइंट है इस स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से r दूरी पर है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है, r डिस्टेंस पे है। तो उस कंडीशन में इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है सर, वो होता है कैपिटल G, और जिस मास के कारण उत्पन्न हो रहा है उस मास की वैल्यू अपॉन पूरे के नीचे कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है, आया ना, बिल्कुल। ये किस पे है, A पे है। ऐसे ही मैं VA निकालूँ तब, VA मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालूंगा तो कितना आएगा सर, माइनस में आएगा कैपिटल G कैपिटल M पूरे के नीचे R, आया ना, दिख रहा है। तो अभी मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने गोला रखा, पॉइंट रखा, निकाल दिया। अगर आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करो इसको, क्या हुआ, सेंटर से दूर, यहाँ से सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है स्मॉल आ रहा है, समझ पा रहे हैं, ये समझिए पहले। क्लियर है, ना कि यहाँ से है, मैंने पहले ही बोला सेंटर से मैं उस पॉइंट तक ले रहा हूँ। क्लियर है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये तो वही चीज़ बनी है, अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी जहाँ पे हम लोगों ने हॉलो स्फीयर लिया था, क्या लिया था, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में भी जब आउटसाइड एक पॉइंट था जो जितना इसका ग्रेविटेशनल फील्ड था और जितना इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था उस ए पर, वहाँ भी ये था। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने ए पे देखा था तो भी इतना ही आया था जितना अभी आ रहा है। कोई फ़र्क है क्या, नहीं है, कोई ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क नहीं है। अब कारण समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ, कारण समझा जाए। मेनली जब हम इसको एज्यूम करते हैं
इसको एज्यूम करते हैं, जब ये सॉलिड स्फीयर आता है तो हम इस सॉलिड स्फीयर को भी एक हॉलो स्फीयर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? हॉलो स्फीयर के रूप में कन्वर्ट करके चीज़ों को देख रहे होते हैं। मेनली समझो, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, उसमें क्या होता था, उसमें सर केवल साइड साइड में मास होता था, है ना, सिर्फ साइड साइड में मास होता था। सपोज कर लो ये सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का सिर्फ और सिर्फ मैं इतना पोर्शन ले रहा हूँ, साइड वाला, दिख रहा है? टोटल मास m है, ये सिर्फ छोटा सा स्ट्रिप काटूंगा तो कितना होगा? dm होगा कि नहीं होगा? होगा dm, है ना। और मान लेता हूं कि ये जो छोटा वाला स्ट्रिप है, ये जो छोटा dm मास का ऑब्जेक्ट है या मास है, इसके कारण जो इसका सेंटर ऑफ मास बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हॉलो स्फीयर के अंदर जो मास होता है वो कहाँ पे होता है? सेंटर में। कहाँ पे होता है? सेंटर में। जी, हॉलो स्फीयर में टोटल मास कहाँ पे आपको नजर आएगा? साइड में, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में। समझ पा रहे हैं ना? वो मैं बोल रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा होता हूँ कि वो टोटल जो साइड में मास है वो कहाँ पे हो रहा होता है? कहाँ पे है? सेंटर में। ऐसे ही मैं भी यहाँ पे अगर ये बोलूँ तो क्या ये बोल सकता हूँ कि जो डीएम मास है इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? इसके बीच में है? यस और नो? बिल्कुल। तो मैं इस छोटे मास के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो कितना जनरेट हो रहा होगा? छोटा सा, है या ना? अगर मैं इस छोटे मास के कारण देखूँ तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। किस पे? इस ए पे। छोटे मास के कारण देखूंगा इस ए पे तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना भाई। पूरा m था, मैंने छोटा स्ट्रिप लिया तो छोटा होगा, दैट मीन्स डी होगा। होगा कि नहीं होगा? छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कैपिटल G, तो छोटा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, गलती से मत करिएगा। dm अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर रहेगा। क्लियर है? आया ना? छोटे मास के कारण छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है सर, ग्रेविटेशनल फील्ड है, पता है। फिर मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। मुझे पूरे का चाहिए ना, वैसे छोटे छोटे स्ट्रिप क्या होंगे? छोटे छोटे डीएम मिलके पूरा एम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? है ना? ये छोटा छोटा स्ट्रिप जो है, मतलब ऐसे एक स्ट्रिप और कटेगा, ऐसे और स्ट्रिप कटेगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे डीएम मास के मिलेंगे स्ट्रिप, और इन्हीं स्ट्रिप से मिलके पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर बना है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब मैं क्या किया? इंटीग्रेशन, यानी छोटे छोटे को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इस छोटे छोटे मास के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो पूरा मिलके कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा हो जाएगा ना। इस ए पॉइंट पे पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड इन छोटे छोटे को मिला के पूरा एक बना देगा, है ना। इज इक्वल टू इधर जी क्या है? कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा किसका? डीएम का, क्योंकि यहाँ पे इसी को तो जोड़ना है। छोटे छोटे डीएम को हम जोड़ेंगे तभी तो एम बनेगा, है ना। जुड़ जाएगा और जुड़ के फिर कहानी मेरे पास ये आ जाएगी, खत्म। क्योंकि डीएम का इंटीग्रेशन करोगे क्या बन जाएगा? एम। छोटा छोटा डीएम जुड़ के बड़ा है। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? कई लोगों को फील नहीं आया, मैं फील कराता हूँ। मान लेता हूँ कि आपने लोहे की बॉल ली, इस पूरे लोहे की बॉल का जो वजन है वो है 100 किलोग्राम। कितना है? 100 किलोग्राम। ठीक है। अब आपने क्या किया? साइड से इसको थोड़ा सा कट किया, ठीक है। ये कितने का था? ये जो स्ट्रिप आपने कट करके निकाला वो 1 किलोग्राम का था। और ये निकला है तो बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि भाई ये 100 किलोग्राम था टोटल, और ये जो निकला है वो क्या है? 1 किलोग्राम। इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? वैसे ही मैंने किया, ये पूरा एम मास का था, इसमें से छोटा सा स्ट्रिप डीएम काट लिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा? ये काट के हटा दिया। अब अगली बार क्या करूंगा? फिर काट के निकालूंगा, फिर काट के 1-1 किलोग्राम का निकलते जाएगा। कितने टुकड़े होंगे? 100 टुकड़े। दैट मीन्स इन्हीं 100 टुकड़ों से मिलकर क्या बना है? 100 किलोग्राम बना है कि नहीं बना है? ऐसा नो, वही तो हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि डीएम, ये छोटा सा है, तो इसी डीएम से तो मिलकर पूरा बना होगा। ये जो 1 किलोग्राम है इसी से तो पूरा 100 किलोग्राम बना होगा। तो ये 1 किलोग्राम का क्या किया गया? सम किया गया ना, यहाँ पे जोड़ा गया 1 किलोग्राम को। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 1 किलोग्राम को जोड़ दिया गया। जब मैं पूरा 1-1 किलोग्राम जोड़ते जाऊंगा तो पूरा मुझे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा 100 किलोग्राम। बात खत्म। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। कोई दुविधा नहीं। तो ये कैसे आई है ये वैल्यू समझ में आ रही है? और देखिए किस तरीके से है, जैसे हॉलो स्फीयर में होता था वैसे सेम टू सेम वैल्यू है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अब मैं इसी पॉइंट को, मतलब अब पॉइंट में हटाऊंगा, ये तो ये पॉइंट आउटसाइड था, अब मैं दूसरा एक पॉइंट लेता हूँ बी। ये कहाँ पे है? सरफेस पे है। कहाँ पे है? सरफेस पे।
मैं इस पॉइंट ये पूरी बातें हटा दे रहा हूँ, या हम लोगों ने देख ली क्या आया है, याद रखिएगा, क्विक पूछूंगा कुछ देर बाद। तो मैं अब आ चुका हूँ सरफेस पे, ये है मेरा सरफेस, इस सरफेस पे मैं आ चुका हूँ, बी मेरा यहाँ पे है, बी सरफेस पे है। अब मैं देखूँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जैसे आउटसाइड वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, आर बड़ा होता है कैपिटल आर से, यहाँ पे क्या हो जाता है, आर बराबर हो जाता है कैपिटल आर के, यस आर नो, आया ना, ठीक, आर और आर बराबर हो गए। अब इस कंडीशन में मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, सर अभी भी उतना ही होगा, है ना, यहाँ पे माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस नहीं होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम, एम के कारण हो रहा है अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ई इज इक्वल टू, फिर क्या होता है यहाँ पे, सॉरी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे ई बी करिएगा, यहाँ पे वी बी माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, खत्म हो गया। क्या ये फिर से वही वाली कहानी बन रही है हॉलो स्फीयर वाली, हॉलो स्फीयर में भी सरफेस पे इतना ही था, यहाँ भी इतना ही है ना सर, अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये भी हॉलो स्फीयर जैसा है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो सरफेस पे भी देख लिया हम लोगों ने, अब हम किस में जाएंगे, अंदर, है ना। अब हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे सी, ये कहाँ है, इनसाइड, कहाँ पे है, इनसाइड। अब अगले केस पे देखेंगे हम लोग, देखा जाए, चलिए अगले केस में देखते हैं, फटाफट देख लेंगे हम लोग। अगले केस में हम आ गए यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारा सी, ठीक है। तो हम इस पॉइंट सी पे अब क्या देखने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। अब थोड़ा सा फील करिएगा, क्योंकि बिना फील के यहाँ पे चलेगा नहीं। मेनली जब हम यहाँ पे पॉइंट सी पे जब जाएंगे तो क्या होगा, क्या पहले जैसे कहानी होगी, हॉलो स्फीयर का थोड़ा सा याद करिएगा। हॉलो स्फीयर ये कह रहा था कि जब हम किसी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, यानी कोई हॉलो स्फीयर है या हॉलो बॉडी है, उसके हम अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अंदर। तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र, सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। समझ पा रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा, जीरो, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वहाँ पे जीरो। यही सीखा था ना, अंदर किसी भी बिंदु पर क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप होगा वो किनके कारण होगा, किनके कारण होगा, क्या इस सी के आगे वाले के कारण होगा या इस सी के पीछे वाले के कारण होगा। सर इनके कारण नहीं होगा, है कि नहीं है, इनके कारण नहीं होगा, ये जो बीच में बचा है इनके कारण होगा। समझ में आ रहा है, यानी इस सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस बचे हुए गोले के कारण, दैट मीन्स इस सॉलिड स्फीयर के कारण, ना कि बड़े वाले के कारण। समझ में आया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने मान लिया है x, क्या मान लिया है, x, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा सर, कैपिटल G m अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। बिल्कुल नहीं सर, मास आपने पूरा ले लिया है, गलत कर दिया, मास पूरा थोड़ी ना, यहाँ पे सिर्फ इतना मास है, ये सब मास क्या हो चुका है, खत्म, हाँ या ना, यस आर नो, खत्म। इसको हम हटा दो, अब एकदम खत्म, रहेगा ही नहीं, तो नज़र जाएगी ही नहीं, है ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक आर था पूरा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्या ये वही मास है जो पहले था, नहीं सर, अब घट चुका है, तो मैं इसको m नहीं लिख सकता, इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m डैश, क्या लिखना पड़ेगा, m डैश, ये बदला हुआ मास है, या अंदर का मास m इन भी लिख सकते हो या m डैश लिखो, ज़्यादा सुकून m डैश लिखने में आएगा, ठीक है। तो ये लिखूंगा, फिर मैं VC निकालूँ तो VC का मतलब माइनस जी कैपिटल M अपॉन एक्स, क्लियर है। फिर यहाँ पे m डैश रहेगा, m नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं हम लोग, m डैश निकालने आता है, आता है, बिल्कुल आता है सर। अगर मान लीजिए ये m मास था, जब ये पूरा m मास था, पूरा का पूरा, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम कितना था,
कितना था सर? हमको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है सर, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, होता है कि नहीं होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और इसने कितना मास लिया हुआ था? m, है कि नहीं है? यानी m मास का जो स्फीयर है उसने इतना जगह घेरा हुआ था, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये m मास का तो है नहीं, है कि नहीं है? हमारे पास तो m डैश मास आ चुका है। क्या हुआ? तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, लेकिन हम कभी भी ऐसे गलती से भी नहीं करेंगे। m डैश हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे कि m डैश का मतलब ये जो लिखा गया काम खत्म। m डैश का मतलब वैल्यू रखना है ना आपको। आप क्या रखना चाहते हैं? वैल्यू रखना चाहते हैं। किसका? m डैश का। तो m डैश की वैल्यू आपको ऐसे ही नहीं रख देंगे। m डैश की वैल्यू आप ऐसे देखेंगे कि पहले जितना मास था उसका कितना भाग इस समय है, यही ना रख रहे हो आप। क्या बोल रहे हो कि अभी इतना मास बचा है, तो पहले कितना था? पहले कुछ रहा होगा, है ना? तो पहले में से घट के इतना बचा है ना, तो पहले में से कितना घट के अब कितना बचा है, तो पहले का कितना भाग बचा ये दिखाना होता है कि नहीं है? आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पे m डैश डाल दो और यहाँ पे r की जगह पे x डाल दो, काम खत्म। तो क्या आप बता रहे हो? ये तो आप वैल्यूम बता रहे हो ना। हमें यहाँ पे मास रखना है और मास पहले के रिस्पेक्ट में रखना है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे r था तो r क्यू, ठीक है। अब इसको मैं उधर भेज सकता हूँ, उधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? यूनिट मास आ जाएगा, सर यूनिट वैल्यूम आ जाएगा कि भैया अगर यूनिट वैल्यूम है तब उस कंडीशन में कितना मास होता है। तो m अपॉन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। यस सर नो? अच्छा, मुझे लेकिन कितने का चाहिए? मुझे सर चाहिए, मुझे ये तो यूनिट है, मुझे कितने का चाहिए? जब मान लो मेरा ये इतना मास बच रहा है तब इस कंडीशन में वॉल्यूम कितना होगा सर? तब होगा 4/3 पाई एक्स क्यू, होगा कि नहीं होगा? जब इतना है तो इतना वॉल्यूम होगा, जब m डैश मास है तो वॉल्यूम कितना? इतना। तो मुझे कितने का चाहिए? मुझे इतने के वॉल्यूम में मास चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी और इधर भी। दैट मीन्स 4/3 पाई एक्स क्यू, और इधर भी क्या हो जाएगा? m अपॉन 4/3 पाई एक्स क्यू। नहीं सर, यहाँ पे तो आर क्यू रहेगा, आर क्यू इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई एक्स क्यू होगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास? यही तो बचा है। क्या बचा है? देख पा रहे होंगे आप लोग। इसको मैं यहाँ पे सही तरीके से लिख दूँ तो 4/3 पाई एक्स क्यू का मतलब पाई इतने वैल्यू में जो मेरे पास मास आएगा वो आएगा m इंटू एक्स क्यू अपॉन आर क्यू। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ से कैसे आया है? चलिए ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमें पता है बाबू, जब ये पूरा पहले था, जब m मास था तो उस कंडीशन में इसने कितना जगह घेरा हुआ होता? इतना, है ना? मैं देख रहा हूँ कि यूनिट मास में सॉरी यूनिट वॉल्यूम में कितना मतलब मास है, नहीं समझे? इतने जगह में इतना मास है, तो एक वॉल्यूम है यानी एक यूनिट है, तब कितना मास है? इतना मास है, ठीक है। मुझे कितने जगह में चाहिए सर? मुझे इतने जगह में मास चाहिए। मैं क्या निकालने आया हूँ यहाँ पे? मास निकालने आया हूँ, m डैश की वैल्यू निकालने आया हूँ। m डैश की वैल्यू का मतलब मैं इतने दूर का मतलब इतने सॉलिड का या इतने सॉलिड स्फीयर का मास निकालना चाहता हूँ। तो ये कितना जगह घेरे हुए है? ये इतना जगह घेरे होगा। मैंने क्या निकाला? इसका वॉल्यूम। कैसे पता चलता है कि कोई सॉलिड कितना जगह घेरे हुए है? तो उसका वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? सॉलिड स्फीयर है और इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है सर? 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। समझ पा रहे हैं? आर क्या है? रेडियस। बाकी ये सब चीज़ें तो रहेंगी। तो यहाँ भी 4/3 पाई रहा, लेकिन आर मतलब रेडियस, और रेडियस की जगह हमारे पास रेडियस क्या है? छोटे से स्फीयर का एक्स है ना, तो एक्स क्यू। यानी इसने कितना जगह घेरे हुए है? इतना। तो हम चाहते हैं कि इतने जगह में कितना मास होगा ये जानना। तो हम जानते हैं कि एक अगर है मतलब वॉल्यूम कितना है? एक है तो इतना मास है। तो इतने जगह में मैं देख रहा हूँ, तो इतने जगह के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा। फिर इसी चीज़ से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। ये आ गया मेरे पास, हाँ या ना? दैट मीन्स पूरा मिला जुला के ये आ गया। और यही क्या है? यही है इस m डैश का मान, हाँ या ना? मिल गया m डैश का मान। फटाक से उठा के रख दो। यहाँ पे m डैश का मान मिल गया हमको, तो यहाँ पे रख देंगे। तो EC इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 4/3 पाई एक्स क्यू।
थोड़ा जल्दी हो गया, एक सेकंड रुकेंगे। यहाँ पे एम एक्स क्यू अपॉन पूरे के नीचे आर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसके साथ कोलैबोरेट कर लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कैंसिल आउट, पूरा एक्स नहीं खत्म हो जाएगा, एक तो बचाइए, तो इसी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एक्स अपॉन आर क्यू, ये बचा है हमारे पास, यानी ये बना है। समझ पा रहे हैं, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड एट सी। क्लियर है? और इस तरीके से हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, है या ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स कैंसिल आउट होगा, 2x बचेंगे, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि जो वी सी होगा वो कितना होगा, वो होगा सर माइनस जी कैपिटल एम रहेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है कि नहीं है? कैसे आई हैं चीज़ें, समझ में आ रहा है? हाँ। तो सी पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है और कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, आपको समझ में आ गया। क्लियर है? हाँ या ना? इसको आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोगों ने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है वो सब हम देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस आर है, इसका मास क्या है, एम है, और ये एक सॉलिड स्फीयर है। तो जब हम आउटसाइड है यानी एक पॉइंट ए आउटसाइड पे देखते हैं, तो आउटसाइड पे जो हमारे पास आता है, क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, वो होता है कैपिटल जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जबकि वी ए जो आता है वो आता है हमारे पास माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, अगर हम बी पे देखें यानी इनसाइड जब हैं तो इनसाइड वाले कंडीशन, नहीं सॉरी ये सरफेस पे, ये सरफेस पे जब हम हैं तब क्या आएगा, तो ये आएगा ई बी, और ई बी क्या होगा, तो ये होगा, ध्यान से समझेंगे, तो कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जबकि वी बी जो होगा वो होगा मेरा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, जब हम कहाँ पे हैं सर, सी यानी इनसाइड है ना, तो जब इनसाइड वाली कंडीशन आएगी तो इनसाइड वाली कंडीशन में जो मेरा ई सी होगा वो होगा कैपिटल जी एम एक्स अपॉन आर क्यू, ये होगा। और यहाँ पे जब हम क्या देखेंगे, हाँ ठीक है, वी सी जब हम देखेंगे तो वी सी जो होगा हमारा, वी सी होगा वो माइनस जी एम एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू। ठीक है, आर क्यू ही होगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा बना है, अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। अगर हम सेंटर पे चले जाएं, यहीं से एक पॉइंट और ले लें, एट सेंटर देखें, है ना, तो सेंटर पे जाएंगे तो फिर वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0, तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है। सेंटर पे जाओगे तो सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म, है ना, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी 0, ये भी 0, तो सब खत्म। ठीक है, सेंटर पे आप समझ सकते हो। अब देखो सॉलिड स्फीयर मेनली हम लोगों ने देखा ना, तो ये बहुत ज़रूरी था सॉलिड स्फीयर देखना। हॉलो स्फीयर तो हम लोगों ने इसलिए देखा था कि हम सॉलिड स्फीयर पढ़ पाए, क्योंकि हमारे पास जो भी बॉडी आएंगी वो हॉलो तो होंगी नहीं, हमारे पास जो भी बॉडी आएंगी वो कैसे होंगी, सॉलिड होंगी। तो सॉलिड के कंडीशन में कब कहाँ कौन सा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ये आप सब लोगों ने देख लिया। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए यहीं पे आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दे, थोड़ा सा पूछेगा, पूरा नहीं पूछेगा। देखिए थोड़ा सा क्या पूछेगा कि सपोज कर लो कि अंदर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, और मान लो पहले अंदर पॉइंट हम लोगों ने लिया था सी, और इसके सरफेस पे पॉइंट है बी। तो सपोज कर लो बी से ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया, सी पे। तो ये बताओ कितना चेंज आया किसके अंदर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बता सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा। भाई बी से कहाँ पे गया, ये सी पे, तो चेंज तो आया होगा। भाई बी पे कोई और पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैंने पोजीशन में चेंज लाया, तो पोजीशन में चेंज लाऊंगा तो 100% ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो कितना चेंज हुई, क्या हम देख सकते हैं, निकाला जाए। अभी तक ये कहानी तो समझ ली, ठीक। अब फटाफट उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको क्या दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में आपसे क्या पूछ सकता है, ये बताइए कि कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया है ना। तो ये तो बी वाला पॉइंट है, ये क्या है, सी वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दैट मीन्स चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, यानी डेल्टा यू। क्या निकालूंगा मैं, डेल्टा यू। तो किसके बराबर होगा सर, ये माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। माइनस वर्क डन, बिल्कुल। वर्क डन कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। हम किधर खींच रहे होंगे, इधर,
ऑब्जेक्ट किधर खींच रहा है, मतलब ये एम मास का ऑब्जेक्ट किधर खींच रहा है, इधर।